हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन 4 पॉइंट में से आपको ये बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हिंदी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है, 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मनी जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी से मनी के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस प्रोडक्शन है, सोशल सर्विस है, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग एंड गुड्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, प्रोडक्शन में भी मनी की बात होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में भी मनी की बात होगी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल सर्विस देगा तो वहां पर वो उसके बदले में क्या लेगा, आपसे मनी लेगा। ट्रेडिंग इन गुड्स, जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे तब भी हमारे यहाँ पे मनी की बात की जाएगी। अब क्या बचा हमारा सोशल सर्विस। तो फ्रेंड्स, नाम से ही है कि यहाँ पे सर्विस की जा रही है, तो यहाँ पे मनी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, आई होप सबका यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। तो देखिए, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो है ये वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। अब इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताने हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ और सेल, रिस्क एलिमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, आपने करेक्टरिस्टिक अगर बिजनेस की पढ़ी है या फिर आपको मीनिंग में बताया तो आप इजिली बता सकते हैं। बिजनेस के एक्टिविटीज में आता है, प्रोडक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज और सेल की बात की जाती है, प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है, और रिस्क एलिमेंट की बात की जाती है। बिजनेस के लिए रिस्क एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क से होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तो रिस्क एलिमेंट को लेकर ही उसको स्टार्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट हमारे बिजनेस करेक्टरिस्टिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। तो आपको इंडस्ट्री बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, मतलब उसमें लेयर्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल की बात की गई है, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी नहीं है, इसमें क्या होता है जो हमारे शुगर केन होते हैं उससे शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गई, सेकेंड पार्ट हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है टर्टियरी। तो फ्रेंड्स, टर्टियरी का अगर हम यहाँ पे मीनिंग आपको बताएं तो टर्टियरी का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री हमारी टर्टियरी में आते हैं, जैसे कि तृतीयक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है माध्यमिक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है। बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, तो एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए उसमें था बैंकिंग था, वेयर हाउस था, इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी क्या है, हमें ट्रेड को करने में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन माइनिंग हमारी कहीं भी हेल्प नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किच इसकी नहीं थी हिंदी, सॉरी, लेकिन आपको बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ल्ड। यानी कि ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी जो सैलरी और वेजेस है वो हमारे
दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सैलरी और वेजेस हम यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इन टर्म यूज करते हैं और प्रोफेशन में बात की जाती है चार्जेस, क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। फीस क्या है, इन वर्ड्स की यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है? ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट्स या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी होती है तो वो बिजनेस का ही पार्ट है क्योंकि वो बिजनेस को ही बियर करना है। इफिशिएंट मैनेजमेंट भी बिजनेस रिस्क का ही पार्ट होता है, राइट्स भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की तो ये बिजनेस रिस्क ना होकर ये पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज। अब किस बिजनेस के अंदर जो हमारी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं? कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या फिर टर्टियरी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो हमारी किसका पार्ट होती हैं? सपोर्ट सर्विस हमारी हमेशा पार्ट होंगी यहाँ पर टर्टियरी सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की बात करें। जबकि सेकेंडरी में हमारी जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती हैं जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया या फिर हमारे माइनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेकेंडरी में आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या फिर उनका ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट बनाना क्यों जरूरी होता है? इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर या फिर इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हम इसलिए भी अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं बिजनेस के अंदर कि ये इन्वेस्टर को रिटर्न देने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसी से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, कोई बिजनेस में हमें प्लांट लगाना है, ये सब एक्सटेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमें फर्दर लोन लेना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाएगा। थर्ड है इट इंक्रीज दी रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे या फिर हम ईयर बाय ईयर कहें वो इंक्रीज हो रहा है तो ये रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। उससे ये होगा इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जाता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। थर्ड है फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री एंड फोर्थ है ट्रेडर सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स की बात की गई है, तो देखिए फॉल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बात करें फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सेम कंट्री में ट्रेड इसका नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजरल फंक्शंस पूरे याद होंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं आप इनको याद कर लीजिए। पोस्ट, कॉर्ब, ठीक है, ये हमारे पोस्ट कॉर्म है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ यानी कंट्रोल, आर से होता है रिपोर्टिंग एंड बी से होता है बजटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा आप थ्योरी पर भी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो किसका पार्ट होता है,
तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शंस देख लिए हैं। अब एक बार आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट जो होता है वो हमारा टॉप लेवल का काम होता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और करवाना है, ये मिडिल लेवल का काम होता है। और उसको किस तरह से अगर हम कहें कि बॉटम पे उसका काम करना है, वो हमारा लोअर लेवल का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सी, बोथ आर्ट एंड। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया? 1932 में, 1956 में, 1972 में, या 1916 में? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स, वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की, वो कितने होने चाहिए? 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए नंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, या मैनेजर होते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है, जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं, जैसे कि वेजेस। अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफीचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफीचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, बाय कन्वर्टिंग इन शेयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी। इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन होता है यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है। यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा? First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस। यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है। यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे? ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठे के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है, अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको P&L में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में P&L में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी। तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के P&L में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है अंडरराइटर। ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल असेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।